हेलो एवरीवन, माय नेम इज महेश चंद्र और हम यहाँ पे करने वाले हैं यूजीसी नेट सितंबर 2020 जो कि 24 सितंबर को कंडक्ट हुआ था। उसका हम मॉर्निंग शिफ्ट का एनालाइज कर चुके हैं, जिसमें हमने दो पार्ट में लेके आए थे उसको, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद हमने इवनिंग शिफ्ट का एनालाइज किया, तो उसमें हमने 25 क्वेश्चन पहले जो डिस्कस किए थे। रिमेनिंग पोर्शन जो है इवनिंग शिफ्ट का 24 सितंबर 2020 का हम पेपर 1 का जो है वो अभी करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन से। इसको जो वो यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो, द्रव्य स्वकारित, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है। इन्होंने बोला कि जो द्रव्य होता है वो स्वकारित होता है, यानी कि खुद से कार्य करता है, और स्वधारित होता है, और स्व अस्तित्व वाला होता है, यानी कि खुद का उसका जो अस्तित्व होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बोला इन्होंने, रीजन क्या बोला है कि द्रव्य जो वो अन्य कारक स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता है, अन्य स्रोतों कारित, बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उसमें भी अस्तित्व होता है। तो इसमें क्या है, असर्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्वकारित तो स्वधारित नहीं होता है ये। बट हाँ, यहाँ पे ये सही है, अन्य कारक स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता बल्कि अन्य किसी अन्य द्वारा धारित होता है, यानी कि स्वकारित तो नहीं होता और नहीं स्वधारित होता है, बट अन्य द्वारा धारित होता है ये, ठीक है ना। उसमें भी जो अस्तित्व होता है, बट इसका खुद का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि स्व अस्तित्व वाला नहीं होता है ये। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बोला है यहाँ पे स्वधारित, स्वकारित और स्वधारित अस्तित्व वाला होता है, बट यहाँ पे बोला इन्होंने अन्य द्वारा धारित होता है, ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि ए सही हो जाएगा और आर जो वो गलत हो जाएगा। रीजन गलत है, इन्होंने बोला यहाँ पे अन्य द्वारा धारित होता है, लेकिन ये खुद से ही धारित होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं, सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं और पृथक प्रतीत होते हैं। वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यतः संबंधित नहीं होते। इनका कहने का मतलब है कि वो मुक्त तो होते हैं पूर्ण रूप से और पृथक भी होते हैं, यानी कि सेपरेट भी होते हैं, बट वे एक तरीके से कंबाइंड होते हैं, परंतु अनिवार्य नहीं है कि वो कंबाइंड ही हो और एक दूसरे से जो वो रिलेट करें, ठीक है ना। ये असर्शन ने बोला है। और रीजन क्या बोलता है, चूंकि कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यता संबंधित नहीं होता। कठोरता से हम नहीं लगा सकते उसका अनुमान कि वो अनिवार्य कंपलसरी है कि वो एक दूसरे से रिलेट करें। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्लभ रूप से संबंधित होता है, यानी कि वो दुर्लभ रूप से संबंधित होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही बोलता है हमारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि श्रुति को क्या बोलते हैं, सुनना, और स्मृति को बोलते हैं जो हमारे माइंड में एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला कि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। श्रुति जो है वो स्मृति से अधिक प्रभावी होती है, यानी कि सुनना जो है वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है कंपेरिजन टू स्मृति, यानी कि जो हमारे माइंड में स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, श्रुति जो है वो, रीजन क्या बोलता है कि श्रुति जो वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, यानी कि सुनना जो होता है हमारे एक तरीके से वेदों को बताता है और हमारे उपनिषद को जो वो दर्शाता है। जबकि स्मृति जो होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करते हैं हम, वो दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है, यानी कि जो हमारे माइंड में विचार आते हैं वो उनका जो एक तरीके से जो अनुप्रयोग होता है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे माइंड में अगर कोई इंफॉर्मेशन एक तरीके से स्टोर है तो हमारे विचारों का ही तो वो एक तरीके से खेल है पूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे बोलता है कि असर्शन भी सही है और उसका जो रीजन भी जो वो सही बोलता है। उसके बाद करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द फिगर ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशन। कैटेगरिकल प्रपोजिशन में जो फिगर कौन डिसाइड करता है, तो कैटेगरिकल प्रपोजिशंस में जो फिगर डिसाइड करता है, यानी कि कैटेगरिकल प्रपोजिशन में जो फिगर डिसाइड करता है वो कौन सा होता है, वो होती है मिडिल टर्म हमारी, यानी कि मिडिल टर्म जो एक दूसरे को जो वो रिलेट करती है, लिंक करती है। इसको जो है यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट में भी पाई जाती है वो ये, और स्टेटमेंट टू में भी, जो एक दूसरे इन दोनों को जो है वो एक तरीके से रिलेट करती है, ठीक है ना, जो कि दोनों स्टेटमेंट में पाई जाती है। तो इसको बोलते हैं हम जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन जो कि डिसाइड करती है हमारी फिगर को। फिगर को डिसाइड कौन करता है, मिडिल टर्म जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डीआई को। डीआई में हमें बोल रखा है, देखो यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल कंटेन टू ईयर वाइज यानी कि कंटेन ईयर वाइज डाटा दे रखा है। इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 4 कंट्री, चारों कंट्री की कैपेसिटी दे रखी है, एक्स की दे रखी है, वाई की दे रखी है, जेड की और टी की दे रखी है, ठीक है ना। ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल दे रखी है हमें, 15, 16, 17, 18, 19 हमें दे रखी है, ठीक है ना। 15 से 19 तक डाटा जो है हमें दे रखा है। क्वेश्चन करते हैं हम, क्या क्वेश्चन जो है बोलता है, देखो क्वेश्चन पूछा है पहला कि बिटवीन 16 से 17 साल के अंदर, यानी कि 2016 से 2017 के बीच विच कंट्री, कौन सी कंट्री रजिस्टर्ड या मैक्सिमम ग्रोथ, कौन सी कंट्री ने जो मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की जो वो ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, किस कंट्री की। तो एक्स वाई जेड की 2016-17 का हमें पूरा डाटा यहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, 16-17 की, यानी कि ये दोनों का डाटा चाहिए हमें। अब देखो यहाँ पे कितना है, अगर हम एक्स की ओर जाएं तो यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई जेड और टी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बना देते हैं 16 और यहाँ पे कर देते हैं 17, पूरा डाटा पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये था 13, ये है 15 और ये 18 है, ये 20 है, ये 10, ये 12 है और यहाँ पे 13 से 15 हुआ, ठीक है ना। अभी करते हैं यहाँ से जो हमें डाटा दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज बतानी है हमें, तो यहाँ पे कितने की ग्रोथ हुई, 13 से 15 में 2 की, किस पे हुई, 13 पे हुई, तो 2/13 आ जाएगा ये। यहाँ पे कितने की ग्रोथ हुई, 18 से 20 में, यानी कि 2 की ग्रोथ हुई किस पे, जो पहले यानी कि प्रीवियस को हम जो है वो नीचे लिखते हैं, तो ये 18 आ जाएगा। यहाँ पे कितने की ग्रोथ हुई, 2 की हुई, किस पे हुई, 10 पे हुई, तो 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कितने की ग्रोथ हुई, यहाँ पे भी 2 की हुई और किस पे हुई, 13 पे हुई, तो 13 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा पहला जो है निकल के आएगा 15.38 आएगा। इसको सॉल्व जो है वो आप कर सकते हो, 15.38% आएगा। 2/18 को क्या लिखेंगे, 2/18 को 11.11 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका फ्रैक्शन भी बना सकते थे, जैसे कि 2/18, ठीक है ना। 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11, यानी कि 11 होती है 1/9 की फ्रैक्शन, तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो 11 पॉइंट ऊपर 2 आ गया तो नीचे 18 आ गया, ठीक है ना। देखो 1/9 की फ्रैक्शन जो होती है वो 11.11 होती है, बट यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 19 आ गया, यानी दोनों को डबल कर दिया तो ये सेम रहेगी, इस पर भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 2/18 को काटते हैं तो 1/9 आएगा। 1/9 की फ्रैक्शन कौन सी क्या होती है, यानी कि 11.11 होती है, ठीक है ना। 2/10 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% होती है, यानी कि 2/10 का कितना होता है, 20% होता है। जैसे 2/13 की हमने अभी निकाली थी जो कि 15.38 आती है, ठीक है। अब हमसे पूछा था मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, मैक्सिमम है ये 20% जो आ रही है, वो किसका आ रहा है, जेड का पोर्शन, ठीक है ना, जो कि जेड है। तो मैक्सिमम पूछा था हमसे, तो जेड इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हमसे पूछा है विच कंट्री रजिस्टर्ड मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज 19 विद द रेफरेंस ऑफ 15 से 19 में कौन सी कंट्री ने जो मैक्सिमम ग्रोथ, सेम काम हमें करना है, बट हमने वहाँ पे 16-17 के साथ किया था, यहाँ पे हमें करना है 15 से 19 के साथ, ठीक है ना। 15-19 का डाटा जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, कंट्री लिख देते हैं एक्स वाई जेड और टी, और यहाँ पे लिख देंगे 2015 को प्रीवियस मानेंगे हम और 2019 को जो करेंट ईयर मानेंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
इन दोनों का डाटा जो है वो हम वहाँ से लिख लेते हैं। 15 और 19 का, 15 का 10 15 8 12 होता है, ठीक है ना। 10 15 8 12 15 का हो गया, यानी कि 10 15 8 12। और 19 का अगर हम डाटा देखते हैं इन सब का, तो 22 24 20 20, 22 24 20 20, 22 24 20 20। इसको सॉल्व आउट करना होगा हमको। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो देखो ग्रोथ बतानी है हमें। तो यहाँ पे कितने की ग्रोथ हुई जी, 12 की हुई। और किस पे हुई, 12 की 10 पे हुई, तो 12/10 आ जाएगा। ये 100 से भी ऊपर ओवर जाएगा, क्योंकि 10 की वैल्यू 100% है। तो 12 की कितनी होगी, तो ये हो जाएगी जी 120%। ठीक है जी। अच्छा, हम अगर हम इसकी निकालने की कोशिश करें तो देखो ये कितना होगा, ये होगा जी, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 9 का, किस पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। तो ये इससे भी कम होगी, बट हमें मैक्सिमम बताना था। तो इसको तो आप लो ही मत, क्योंकि 15 नीचे है, 9 ऊपर है। 15 अगर ऊपर भी 15 होता तभी तो आप 15 को 100% मानते। बट 100 से ओवर हमारी एक वैल्यू निकल आई है, और हमें क्या बताना है, हमें मैक्सिमम ग्रोथ बतानी है। तो इसको तो सॉल्व आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है हमको। अच्छा, 8/20 को करते हैं हम, यानी कि 8 और 20 में कितने का डिफरेंस हुआ जी, 12 का हुआ। ठीक है ना। 12 को किससे कंपेयर करेंगे, 8 से करेंगे। तो हाँ, ये जो है वो इससे ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो देखो 8 100% होता है, और 4 कितना होता है, यानी कि 8 को नीचे वाली वैल्यू जो है वो 100% होती है अपने आप की। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू को हमें निकालनी है कि 12 जो है वो 8 का कितना परसेंट है। तो देखो 8 अगर 100% है तो 4 कितना होगा, 4 50% होगा। और हमसे क्या पूछा है, 12। तो इनको दोनों को प्लस करते तो 12 आता है, और इन दोनों को प्लस करते तो 150% जो वो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। ठीक है जी, हमसे मैक्सिमम पूछा था। अब हम करते हैं, यहाँ पे लास्ट आता है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है जी, 8 का आ रहा है और 12 पे आ रहा है। अच्छा, 8/12 को अगर हम करते हैं तो देखो 12 का मतलब कितना हो गया, 12 का मतलब हो गया 100%। ठीक है ना। 12 का, और 6 का मतलब कितना हो गया, 6 का मतलब हो गया जी 50%। और 3 का मतलब कितना हो गया, 3 का मतलब हो गया 25%। ठीक है ना। अब हमें 9 निकालना है। तो देखो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं 6 और 3 को, तो ये 9 होता है। और इन दोनों का परसेंट प्लस करते हैं तो 75 होता है। 75 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ऊपर 8 है। और हमें क्या बताना था, मैक्सिमम बताना था। तो मैक्सिमम हम 150% निकाल चुके हैं, जो कि किसका था 150%, जेड का था। ठीक है ना। तो जेड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 150% आ रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 35 क्वेश्चन करते हैं। इन विच ईयर कंपेयर करना है, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है, विच कंट्री रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ। यहाँ पे भी मैक्सिमम ग्रोथ की बात पूछी गई है हमसे, और प्रीवियस ईयर की बात की गई है। तो देखो मैक्सिमम ग्रोथ हम यहाँ पे जो वो लेंगे, प्रीवियस ईयर यहाँ पे बोला कंपेरिजन, तो हम यहाँ पे 15 से कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, 19 को कंपेयर करेंगे, यानी कि 2019 को जो है वो यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, और किसकी बात बोली है यहाँ पे किसी जो वो एक कंट्री का तो नाम दे नहीं रखा है, एक कंट्री का नाम तो दे नहीं रखा है। तो 15, यानी कि प्रीवियस ईयर एक कंट्री का नाम नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें करना होगा यहाँ पे सबको आपस में कंपेयर करना होगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमको सबको आपस में कंपेयर करना होगा, और वो कंपेरिजन कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितना है, डाटा देख लेते हैं पहले हम, जो कि दे रखा है हमें डाटा। देखो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना, तो मैक्सिमम ग्रोथ बतानी थी हमें। तो हम कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे ये 15 है और ये 16 है। तो इन दोनों को आपस में ऐसे कंपेयर करेंगे, इन दोनों को ऐसे कंपेयर करेंगे। 16 को 17 से 17 को 16 से कंपेयर करेंगे, और 18 को 17, और ऐसे करके जो वो कंपेरिजन करना है। बट हमें एक देश की बात बोल रखी है कि किस देश का कंपेयर करना है। तो वो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है नहीं दे रखा है, कि हमें इन एनी गिवन ईयर, किसी भी ईयर में कंपेयर करना है टू द प्रीवियस ईयर विच कंट्री, यानी कि सारी कंट्री का हमें निकालना होगा। यहाँ पे जितनी भी कंट्री हमें दे रखी है, उन सारी कंट्रियों का हमें जो यहाँ पे डाटा जो सॉल्व आउट करना होगा। ठीक है ना। और सभी के प्रतिशत का जो वो योग करना होगा हमको। 4 जो अभी करने वाले थे। ठीक है ना। हाँ, 34 करने वाले थे। तो यहाँ पे सारी ईयर का जो हम निकाल लेंगे। तो अब जब डाटा पे आप जाते हो, तो मैं डाटा यहाँ पे
जो वो लिख देता हूँ अपनी तरफ से, आप जो वो देख सकते हो। जैसे कि देखो 2015 और 19 का निकालना था हमें, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है, तो 15 को कंपेयर करो जी आप 2019 से, ठीक है ना। अच्छा, देश को हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे कि एक्स था, वाई था, जेड था और टी था, ठीक है ना। अब इन दोनों का डाटा ऊपर से जो वो लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 10 था डाटा, यहाँ पे एक का 15 था, 08 था, 08, और एक का था आई थिंक 12 था, ठीक है ना। और 2019 का डाटा देख लेते हैं हम कितना था। 2019 का डाटा कितना था, 2019 का था 22, 24, 20, 20, ऐसे ही था। यानी कि 22, 24, 20, 20 था। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं आपस में। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है जी, वृद्धि हुई है, यहाँ पे इंक्रीज लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है ना। इंक्रीज इंक्रीज लिख देता हूँ। अच्छा, 15 से 24 में कितने की इंक्रीज हुआ, 9 का हुआ। यहाँ पे कितने का हुआ, 12 का हुआ। और यहाँ पे कितने का हुआ, 10 का हुआ। ये इंक्रीज हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें जो है इनकी परसेंटेज निकालनी होगी। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो मल्टीप्लाई तो 100 से करेंगे यहाँ पे, और डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस से। प्रीवियस कितना था, 10 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 15 से करेंगे जो इसका प्रीवियस ईयर था, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 12 है, 12 का डिफरेंस आया किस पे आया, 8 था पहले, तो इसको 8 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ 10 है और 10 को हमने 12 से करना है हमें, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। जब इनको हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये आता है जी, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स वाई जेड टी। जो इसका सॉल्यूशन करोगे ना आप, तो यानी 1 0 यहाँ से इसका कट गया, तो ये बन जाएगा 12 को 12, 120 बन जाएगा ये, ठीक है ना। जब हम 9 और 15, 9/15 इंटू 100 को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है हमारा 60, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 12 और ये 08, ये काट हो गया आप, तो ये बनेगा आई थिंक 150 बनेगा, ठीक है ना, 150 बनेगा। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं हम, तो 100 आई यहाँ पे, और 12, यानी कि ये बन जाएगा 66.67 बनेगा समथिंग, ठीक है। ये इतना बनेगा। अब हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम ग्रोथ पूछी थी, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना था हमको, तो मैक्सिमम ग्रोथ को, और अच्छा देखो एक्स अलग दे नहीं रखा है, और एक्स के साथ हमें वाई दे रखा है, तो वो सॉरी जेड दे रखा है, तो जेड तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक्स हमें अलग दे नहीं रखा, और जेड में 150 भी दे रखा है, और एक्स भी दे रखा है यहाँ पे 120 का, यानी कि इन दोनों को जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो वो लिया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमें टेकिंग ऑल 4 ईयर कंट्री टुगेदर, यानी कि 4 साल का हमको जो टोटल करना होगा। यहाँ पे 4 साल का टोटल करने के बाद हमें क्या करना होगा, ऑल इंक्रीज, और व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज परसेंटेज। ओवरऑल इंक्रीज परसेंटेज बताना हमें, जो कि 15 से 19 को कंपेयर करना होगा हमको यहाँ पे। तो 15 और 19 का टोटल कर लेते हैं पहले हम, कि कितना आता है टोटल, 15 का टोटल और 19 का टोटल, और ओवर हमें जो वो यहाँ पे बताना होगा, ठीक है ना। 15 और 19 का टोटल जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये 2 वे टेबल था, तो आई थिंक टोटल पहले करना भी सही रह सकता है, यानी कि एक्स का टोटल इस साइड कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में, वाई का टोटल भी कर सकते थे हम ऐसे, जेड का टोटल भी कर सकते थे, ठीक है, और इस वे में भी कर सकते हैं, यानी 15 का टोटल कितना होगा, और 16 यानी 16 का टोटल कितना होगा, 17 का टोटल कितना होगा, 18 का टोटल कितना होगा, ऐसे भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन को जो आसानी हो जाती है कि अगर मान लीजिए 2 वे टेबल से कुछ डाटा पूछा होता है तो हम आसानी से जो उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, हमें 15 और 19 को कंपेयर करना था आपस में। तो 15 का टोटल कितना हो गया, 10 और 15 कितना होता है, 25, 25, 25 और 8 होता है 23, वो सॉरी 33 होता है, 33, 35 और 10 45 होगा ये। और 19 को करेंगे अगर हम यहाँ पे टोटल, तो देखो 20 चौके 80 और 86 हो गया ये, ठीक है ना, 86 हो गया। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज बताना था, तो इंक्रीज कितना हुआ पहले, तो ये देखो 86 और 45 को जब हम आपस में माइनस करते हैं तो ये आता है 41 आता है, 41 आता है। और कंपेयर किससे करना था हमको, प्रीवियस से हमेशा कंपेयर किया जाता है। तो प्रीवियस कितना था, 45 था,
41 से 45 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 90 से ऊपर आएगा, तो 41 और 45 को वहाँ पे लिख लेते हैं। फिर देखते हैं हम ऑप्शन से कौन सा जो है मैच करता है। देखो 41 डिवाइड बाई 45 करेंगे, देखो 50 वाला तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये 90% के अप्रोक्स दे रखा है, क्योंकि 45 अपने आप का 100% है और हमें 41 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो 45 नीचे है तो 45 या 45 से ज़्यादा होता है ऊपर तो 100 से ओवर जाती वैल्यू, तो ये भी कट जाएगा। दोनों बचता हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको आप कॉमन सेंस के थ्रू भी निकाल सकते थे इसका राइट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ। 45 है नीचे और 45 नीचे वाली वैल्यू से अगर ऊपर वाली वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है तो नीचे वाली तो अपने आप का जो है वो 100% होगी, नीचे वाली वैल्यू अपने आप का 100% होगी। तो अगर 45 का मतलब 100% है तो 41 का मतलब हमसे यहाँ पे पूछा गया था, तो 41 है, 45 के समथिंग है 41, तो अगर 45 100% है तो 45 का आधा यानी कि 22.5 जो 50% होता है, और 50 के अप्रोक्स ये दे रखी है तो ये तो कट जाता, क्योंकि हमें 41 की वैल्यू बतानी थी, तो ये भी कट गया। अच्छा 45 100% है तो 45 या 45 से ज़्यादा होगी तो वो 100 या 100 से ओवर होगी, तो लेकिन 100 और 100 से ओवर हमें दो वैल्यू दे रखी है तो ये भी कट जाती, तो 90% के अप्रोक्स एक ही वैल्यू बचती थी, जो कि हमारा राइट आंसर जो वो हो गया था, ठीक है ना। ये हिंदी में दे रखा है, आप यहाँ से जो रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बायोस की फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो वो इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हमसे पूछा गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा होता है। देखो कंप्यूटर टेबल हार्डवेयर नहीं होता है, ना ही सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर ही, मतलब ये हार्डवेयर का नहीं होगा। गूगल भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही होता है, इसको भी हम हार्डवेयर नहीं बनते। लेकिन मॉनिटर जो होता है, जो एक तरह टीवी होती है जिसको हम कंप्यूटर के लिए, और सीपीयू जो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, तो टच हम मॉनिटर और सीपीयू को कर सकते हैं, ना हम सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं, ना गूगल को कर सकते हैं, ना कंप्यूटर टेबल को कर, लेकिन ये हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है कंप्यूटर टेबल, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा विजुअलाइजेशन मेथड। डाटा विजुअलाइजेशन का मेथड पूछा गया है, तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो डाटा विजुअलाइजेशन का, यानी कि डाटा को जो देखने की बात होती है बेस्ट विजुअलाइजेशन का, तो वो होता है पाई चार्ट और बार चार्ट जो वो होता है इसका, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट एवं बार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ ए डे मैनी ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एंड देयर पॉपुलैरिटी एंड इंक्रीज। अभी क्या है कि ऑनलाइन कोर्सों की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हैं और पॉपुलरिटी जो है वो इनकी इंक्रीज हो रही है डे टू डे, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही बात है। अभी के फिलहाल की कंडीशन को देखें हम तो ऑनलाइन कोर्सेज की जो है वो ज़्यादा डिमांड जो वो हो रही है, अवेलेबल भी ज़्यादा और उनकी जो डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छा, सेलेक्ट करना राइट कोर्स को फ्रॉम द मैनी सच बिग चैलेंज। राइट कोर्स को सेलेक्ट करना बिग चैलेंज है। यहाँ पर सेलेक्ट की बात हो रही है बट वहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, बट हाँ ये दोनों जो वो सही हैं आपस में, ठीक है ना। असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, बट एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं, ठीक है ना। राइट कोर्स को सेलेक्ट करना जो है वो एक बिग चैलेंज है, ये सही बात है, और यहाँ पे भी पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, बट एक दूसरे से किसी भी प्रकार से लिंक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ए से एफ से ए टू एफ सिस्टम यूज फॉर द नंबर ऑफ, देखो बाइनरी कौन से होते हैं, बाइनरी जो वो होते हैं बाइनरी जैसे कि 1 0 1 1 0 वाले, ये बाइनरी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम ऑक्टल की बात करें और हेक्साडेसिमल को डेसिमल, डेसिमल जो होता है वो 0 से 9 होता है, और ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल होता है जी, ये आई थिंक होता है 0 से 9 तो होता ही है, उसके साथ ए से लेके डी तक होता है, इसकी बात करें। और हेक्साडेसिमल की बात करें 0 से 9 तो होता है, ये होता है ए से एफ तक होता है, ठीक है ना। तो ये हेक्साडेसिमल होता है। ऑक्टल आप एक बार चेक कर सकते हो कि ऑक्टल का जो वो ए से डी ही होता है या और कुछ भी होता है, ये ठीक है ना। आप गूगल करके चेक कर भी सकते हैं। बस हेक्साडेसिमल जो होता है ए टू एफ जो टेबल होती है वो हेक्साडेसिमल की होती है। 0 से 9 तो होता है, बट उसके बाद ओवर भी होता है जहाँ पे अल्फ़ाबेट की बात की जाती है। यहाँ पे पूछा गया हमसे अंडर 4 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक SDG होते हैं, एक MDG होते हैं। SDG होते हैं, SDG होते हैं और एक होते हैं MDG। ये थे 2000 से 15 के बीच के थे, और ये 2015 से 2000
30 के बीच थे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में कई बार जो है यहाँ से, कई बार क्या हम हर शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात हुई थी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का था, यानी कि जो 2000 से 2015 के बीच के थे, इसमें जो गोल नंबर 4 था इनका, तो जहाँ पे था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिड्यूस करना था, सो टू बी अचीव्ड अंडर 5 चाइल्ड मोरालिटी रेट बिटवीन 1990 से 2015 बाद एक्सटेंडेड, यानी कि इसको यहाँ पे देखो शताब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर जो है उसमें प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी, तो कितनी थी ये लक्षित कमी थी, ये यहाँ पे यानी कि 2/3 थी, ठीक है ना। 2/3 जो है वो यहाँ पे कमी थी, देखने को हमें यहाँ पे मिली थी। यहाँ पे हमें इनको आपस में जो है वो लिंक करना है, तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिटेड पोल्यूटेंट दे रखे हैं हमें यहाँ पे, और इम्पैक्ट दे रखा है, यानी कि कौन से पोल्यूटेंट का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है ग्रीन हाउस, यानी कि कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एज ए ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक की बात की जाती है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन को हम मिलाएंगे फर्स्ट से, जहाँ पे फॉर्मेशन हो एसिड रेन की बात होती है, नाइट्रोजन की बात होती है, ठीक है ना। अच्छा, बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन की बात होती है, वो टॉक्सिक एंड आर कॉन्सिगेनिक होता है, ठीक है ना। इनको हम देखो हिंदी में यहाँ से जो वो एक अच्छा समझ में आएगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ग्रीन हाउस गैस होती है, गैसों के रूप में वैश्विक तापमान को बढ़ाना, यानी कि जो एक तरीके से तापमान को जो बढ़ाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी होती है, जो विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो श्वास के द्वारा हमारे अंदर जो जाते हैं, जिनसे रोग उत्पन्न हो जाता है, रोग फैलता है, ठीक है ना। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो जो अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि जो एसिड रेन होती है उसकी बात, और बेंजीन और हाइड्रोकार्बन की बात होती है विषैले पदार्थ होते हैं, जो एक तरीके से हम दवा लगे हुए जो पदार्थ को बिना धोए खा लेते हैं, ठीक है ना, जो कैंसर कारक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें यहाँ पे, जो इन ऑफ कंट्री इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल कार्बन डाई एमिशन। देखो ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, यहाँ पे पिछली शिफ्ट में भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं पहले इनका परसेंटेज लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे मिलाने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो जो चाइना का जो था यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का जो था वो था यहाँ पे 27.92 था, ठीक है ना। आप बाद में मैच करना, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ सबका, जो आप जो वो नोट कर सकते हो। यूएसए का था 14.5, ठीक है ना। उसके बाद आया भारत का था, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं हम इंडिया का कितना था 7.17 था, ठीक है ना। इंडिया के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रूस, ठीक है ना, ये था 4.6। एक और आता है जापान का था 3.03%। अब आप यहाँ पे इनका जो मैच कर सकते हो, तो जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, चाइना का आएगा, चाइना के बाद क्या आएगा, यानी कि नंबर 1 पे चाइना आ गया, उसके बाद यूएसए आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे भारत आएगा अपना, और 4th नंबर पे आएगा रूस, 5th पे आएगा जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये परसेंटेज भी जो है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, आगे भी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं जो बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए विंड मिल विद प्रॉपर डिजाइन। विंड मिल प्रॉपर डिजाइन की बात की जा रही है यहाँ पे। कंसिडरेशन कैन बी मेड टू ऑपरेट एफिशिएंसी इन रेंज ऑफ 60% to 65% की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। 60 to 65% की यहाँ पे बात की जा रही है।
अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें रीजन क्या बोलता है, द एफिशिएंसी टू विंड मिल डिपेंड ऑन इट्स डिजाइन पैरामीटर। इन्होंने क्या बोला है कि डिजाइन पैरामीटर पे जो है वो डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको हिंदी में, जहाँ से और अच्छे क्लियर होगा ये, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ते हैं, देखो, उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60 से 65% की कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। 60 से 65 की, ये गलत बोल रखा है यहाँ पे। 60 से 65 की जो बोल रखा है ये गलत बोल रखा है, ये होती है 30 से 45% होती है ये। इसको लिख देते हैं 30 से जो 45% जो ये होती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे 60 से 65 दे रखी है तो ये गलत हो जाएगी। बट यहाँ पे बात करें तो पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अभिकल्प प्राचलों पर निर्भर करती है। इन्होंने बोला कि ये जो अभिकल्प प्राचलों पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है कि इनकी कार्यकुशलता जो है वो उनके एक तरीके से चलाने के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। यानी कि देखो, डिपेंड ऑन डिजाइन पैरामीटर, डिजाइन पैरामीटर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है ये। बट यहाँ पे 60 से 65 बोल रखा था, ये गलत था। यहाँ पे 30 to 45% जो वो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर जो वो सही जो ऑप्शन बनता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर, हाँ 45 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। फ्रॉम डिजास्टर मिटिगेशन मेजर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द मेजर विच कैन बी करेक्टराइज एज नॉन स्ट्रक्चर। नॉन स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ पे जो बताना है, नॉन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो देखो, फ्लूड डाइकेस नहीं होता है जी, लैंड यूज जोनिंग बिल्कुल सही बात है, लैंड जोन यूजिंग होता है इसका। अच्छा, राइजिंग होम एंड फ्लूड फॉल्स ये भी नहीं होता है। इंश्योरेंस प्रोग्राम बिल्कुल होता है, री इन्फोर्समेंट भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे बी और डी की बात की जा रही है। इसको हिंदी में भी एक बार और पढ़ लेते हैं यहाँ से, तो और अच्छी तरीके से जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हमसे पूछा गया था आपदा न्यूनीकरण उपायों में से, जो आपदा के उपाय है ना, जो आपदा आ जाती है यानी बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उस उपायों को हमें बताना था जिन्हें जो असंरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण किया जा सकता है इससे। उसके बाद बीमा कार्यक्रम भी जो है वो इसकी हेल्प के लिए चलाया जाता है। तूफान सुरक्षित को मजबूत करना और ये बाढ़ आशंकित घरों को ऊपर ऊंचा उठाना, ये और बाढ़ तटबंध ये नहीं होते हैं इसके राइट आंसर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनता है बी और डी, जो कि इनके हेल्पफुल इसके लिए होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन नंबर आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया लिबरल एजुकेशन ऑफ हायर लेवल की बात की जा रही है। फ्यूडल सोसाइटी टू यूरोप वर क्लासिफाइड अंडर क्वाड्रिम, ठीक है, ये हमें बताना था यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर लेवल यानी कि हायर लेवल की बात की जा रही है। उदारवादी शिक्षा के रूप में निम्नलिखित किस क्षेत्र को चतुष्टय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, यानी क्वाड्रिम के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया गया। तो इसमें से कौन कौन से क्षेत्र जो वो इसमें आते हैं, तो इसमें आता है जी अंकगणित आता है, और अंकगणित के साथ खगोल आता है और संगीत आता है, ठीक है ना। तर्क और व्याकरण जो है इसके पार्ट नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, बस इनको जो है वो एक तरीके से रूट लर्निंग की काम आती है। यहाँ पे क्या है, रूट लर्निंग ही काम आएगी, ठीक है ना, जो कि हमें एक तरीके से बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, यानी कि एनपीटेल ने जो इनिशिएटिव लिया था, एनपीटेल इनिशिएटिव जो लिया गया था एमएचआरडी के द्वारा 2023 में, टू एनहांस द क्वालिटी, किस चीज़ की क्वालिटी को जो इन्होंने एनहांस करने की बात की थी। तो इन्होंने जो है वो क्वालिटी को एनहांस करने की बात की थी इंजीनियरिंग एजुकेशन, जो फोकस करता है पूरा एनपीटेल जो है वो इंजीनियरिंग एजुकेशन पे फोकस करता है। 48 क्वेश्चन नंबर करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है, देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने अभी बताया था ना, वहाँ पे देखो एक होते एमडीजी होते थे, एक एमडीजी और एक एसडीजी होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं आया तो इवनिंग शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है। ये 2000 से मैंने बताए थे, 2000 से 2015 थे, और ये 15 से जो
30 थे, ठीक है ना, ये थे यहाँ पे। अब हमसे पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन आर अचीव्ड बाई, जो एसडीजी थे, एसडीजी कब तक अचीव करने थे, 2030 तक करने थे, जो कि 15 में स्टार्ट हुए थे, 30 तक जो हम अचीव करने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो एसडीजी और एमडीजी यानी कि एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, सेम शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए, ठीक है ना, तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं हम यहाँ पे। देखो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई दे रखी है, कंजम्पशन अब्रॉड दे रखा है, कॉमर्शियल प्रेजेंस दे रखा है, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन जो वो दे रखा है। हमें यहाँ पे मैच करना होगा, तो देखो मैच करते हैं। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई को कहाँ से मैच करेंगे हम? प्रोफेसर, टीचर, रिसर्च वर्किंग अब्रॉड ऑन ए टेम्पररी बेसिस, लैंग्वेज ट्रेनिंग कंपनी, लोकल यूनिवर्सिटी एंड सैटेलाइट कैंपस। बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में जो है वो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में, हाँ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में डिस्टेंस एजुकेशन आ जाएगा, है ना, जहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि विदेशों से भी जो वो एजुकेशन ली जा सकती है, या वर्चुअल एजुकेशन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थ्रू आईसीटी के द्वारा भी ट्रेनिंग जो कराई जा रही है, क्रॉस बॉर्डर हो जाएगा। अच्छा बात करें हम कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन एब्रॉड हो जाएगा जी। ए स्टूडेंट ट्रेवल टू अनदर कंट्री टू एनरोल इन अ कोर्स स्टडी और डिग्री प्रोग्राम में जो कंजम्पशन यानी कंज्यूम कर रहे हैं हम बाहर से, अपने कोर्स को, अपनी स्टडी को जो है एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बाहर से जो वो दूसरी कंट्री से जो वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमर्शियल प्रेजेंस की बात करें यहाँ पे, तो कमर्शियल प्रेजेंस जो है वो ये लैंग्वेज ट्रेनिंग की बात हो गई है ना, कंपनी, लोकल यूनिवर्सिटी और सैटेलाइट कैंपस की जो वो बात की जा रही है। अच्छा मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन की बात की जा रही है, तो देखो पर्सन से आप यहाँ पे भी मिला सकते थे कि पर्सन दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे टीचर की बात हो रही है और रिसर्चर वर्कर की बात हो रही है, ठीक है ना, टेम्परेरी बेसिस पे जो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है अष्टाध्यायी जो है वो, अष्टाध्यायी ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी ने क्या लिखा था इसमें से? तो अष्टाध्यायी ने जो लिखा था वो लिखा था पाणिनि, ठीक है ना। अष्टाध्यायी के अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक हमसे यहाँ पे पूछे गए, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? जो पाणिनि थे, इन्होंने अष्टाध्यायी जो लिखा था, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। और 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये हमारा पार्ट 2 था। यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको याद करा दूँ कि सितंबर 24, 2020 इवनिंग शिफ्ट और पार्ट है ये हमारा सेकंड, ठीक है ना। हम एक पार्ट में जो है 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिससे कि हौच पौच ना हो, ठीक है ना। तो जो सेकंड पार्ट ये था हमारा, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन जो है वो जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।